नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DB ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है वो क्लास 10th का जो है सोशल साइंस से है। और आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री, इतिहास। और इतिहास का जो है पहला चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। समझ गए आप लोग को? इसमें जो हम टोटल 50 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि एग्ज़ाम में 100% टकराएगा। समझ गए? चलिए, और आप लोग को जो है लास्ट में ये भी बताना है कि 50 में जो है आप लोग का जो है कितना जो है सही हुआ है। समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर पहला क्या करा सो देखिए। क्वेश्चन पहला कह रहा है कि यंग यूरोप की स्थापना कब हुई। यंग यूरोप की स्थापना जो है वो कब हुई थी? 1928, 1929, 1930, 1931। तो एक का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी यंग यूरोप की स्थापना जो है 1928 ईस्वी में हुई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब दूसरा। और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी। यंग इटली का जो स्थापना है वो किसने की थी? मेजनी ने, बिस्मार्क ने, गौरीवाल्डी ने या फिर कावूर ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यंग इटली की स्थापना जो है किसने की है? तो मेजनी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अब तीसरा। और तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यंग यूरोप का जो स्थापना है संस्थापक है वो कौन है? मेजनी, गौरीवाल्डी, विक्टर इमैनुअल या फिर मुसोलिनी। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेजनी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चौथा में क्या है कि इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था। इटली में जो राष्ट्रवाद का जन्मदाता था वो कौन था? मेटरनिक था कि मेजनी था कि नेपोलियन था या फिर गौरीवाल्डी? इनमें से जो है कौन था? तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी नेपोलियन था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पाँचवा क्या करा सो देखिए। क्वेश्चन पाँचवा है कि इटली के एकीकरण का मसीहा, इटली का एकीकरण का जो है मसीहा कौन था? इटली का एकीकरण का जो मसीहा था वो कौन था? मेजनी, मेटरनिक, नेपोलियन या फिर गौरीवाल्डी? तो चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मेजनी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और टोटल का टोटल सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए आप लोग को जो है एक एक क्वेश्चन जो है अच्छा से पढ़ना है। आप लोग को जो है वीडियो को जो है पूरा अंत तक देखना है, और पूरा का पूरा बेबिया क्वेश्चन है। और अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इटली के एकीकरण का तलवार। अब क्या है कि इटली का एकीकरण का जो है तलवार कौन था? बिस्मार्क, गौरीवाल्डी, नेपोलियन या फिर कोसूद? तो 6 का जो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा कि इटली के एकीकरण का तलवार कौन था? तो वो था गौरीवाल्डी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 7वां क्वेश्चन। और 7वां क्वेश्चन क्या है सो देखिए कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है। यानी इटली एवं जर्मनी वर्तमान के किस महादेश के अंतर्गत आता है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप या फिर पश्चिमी एशिया? तो 7 का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एकदम राइट आंसर हो जाएगा कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है? तो वो आता है यूरोप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? कावूर, बिस्मार्क, मेजनी या फिर गौरीवाल्डी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 9वां क्वेश्चन क्या है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? यानी जर्मनी का एकीकरण जब हो रहा था तो उसमें जो है प्रमुख जो है वास्तुकार कौन था? बिस्मार्क था या फिर कावूर था या फिर मेजनी था या फिर गौरीवाल्डी था? कौन था? अगर आप लोग को जो है क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में कीजिएगा कि इतना का जो है ए इसका सही आंसर होगा कि बी इसका सही आंसर होगा। सो आप लोग ज़रूर बताइएगा। चलिए तो नमा को जो फिलहाल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बिस्मार्क। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
और 10वां क्वेश्चन क्या है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का विरोध कौन था, कौन देश था। यानी इटली एवं जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था उसका विरोध कौन सा देश था, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया या फिर रूस या फिर पर्शिया। तो आप लोग को पता होगा कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का विरोध कौन था, तो वो था ऑस्ट्रिया। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 11 क्या है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से कौन सा संबंध नहीं है, सॉरी किसका संबंध जो है नहीं है। जब इटली का एकीकरण हो रहा था तो इसमें से जो है किसका जो है संबंध जो है इससे नहीं है, मेजनी से कि लेनिन से कि बिस्मार्क से या फिर मेजनी से, सॉरी ए और डी दोनों मेजनी है। चलिए तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इटली के एकीकरण के में जो है मेजनी का जो है सॉरी बिस्मार्क का जो है संबंध नहीं था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था। फ्रांस का जो क्रांति का प्रमुख कारण क्या था, प्रजातंत्र, गिरफ्तारी पत्र, निरंकुश शासक या मानसवादी प्रथा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी निरंकुश शासन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। फ्रांस के क्रांति का जो है अग्रदूत किसे कहा जाता है, नेपोलियन को या फिर वाल्टेयर को या फिर दिदरो को या फिर रूसो को। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रूसो को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखिए 14 नंबर क्या है कि फ्रांस ने मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा किस सभा में की। यानी फ्रांस में जो है मानव और नागरिक को का अधिकारों का जो है घोषणा किस सभा में की, विधानसभा में, संविधान सभा में, नेशनल कन्वेंशन में या फिर निर्देशिका में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि संविधान सभा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए अब 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फ्रांस में सामंतवाद का अंत कब हुआ। 4 अगस्त 1789 ईस्वी में, 24 सितंबर 1789 ईस्वी में, 18 नवंबर 1789 ईस्वी में या फिर 21 में 1789 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, और 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पूर्ण स्थापना वीना कांग्रेस द्वारा की गई थी। फ्रांस में जो है किस शासक वंश की पूर्ण स्थापना जो है वीना कांग्रेस द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए है आपको हाइपर्सबर्ग, भूर्बो वंश, आलिया वंश या फिर जारशाही। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोग को ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूरोपीय सभ्यता का पालनहार होगा। पालनहार जो है किसे कहा जाता है, कि यूरोपीय सभ्यता को जो है पालनहार किसे कहा जाता है, यूनान को, इटली को, जर्मनी को या फिर ब्रिटेन को। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी यूनान को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यूरोप का मरीज है किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज जो है वो किसे कहा जाता है, तुर्की को, यूनान को, मिस्र को या फिर पोलैंड को। तो 18 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा कि तुर्की को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 19 नंबर क्या कह रहा है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान जो है प्रेरणा स्रोत रहा, जर्मनी, तुर्की, यूनान या फिर इंग्लैंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए और आप लोग जो है लास्ट में ये भी बताइएगा कि 50 में से जो है आप लोग को जो है कितना ऑब्जेक्टिव आप लोग को जो है सही हुआ है। अगर 50 में से जो है आप लोग का 40 सही हो गया तो आप लोग जो है अच्छा तैयारी करते हैं। अगर आप लोग को जो है 30 भी हो गया तो अच्छा ही है। अगर 30 से जो है नीचा हो गया तो आप लोग समझ लीजिएगा कि हमको और थोड़ा सा मेहनत करना होगा।
चलिए अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूरोपीय राष्ट्रीयवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन क्लब की स्थापना की? हैदर अली, टीपू सुल्तान की, सफरगंज या फिर शिवाजी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी टीपू सुल्तान। चलिए अब 21 नंबर क्वेश्चन क्या करा सो देखिए, थोड़ा इसका कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए कि बिस्मार्क क्या था? कवि था, नाटककार था, संगीतज्ञ था या फिर कूटनीतिक था? तो आप लोग पढ़े होंगे कि बिस्मार्क जो था वो क्या था, वो कूटनीतिक था। चलिए अब देखिए 22 नंबर क्या है कि बिस्मार्क पर्सा का चांसलर कब नियुक्त हुआ? इसका ऑप्शन यहाँ पे है कि 1860, 1862, 1865 या फिर 1863। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी यानी 1862। चलिए आगे बढ़ते हैं अब 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? बिस्मार्क जो था वो किस विद्वान के जो है विचारधारा से जो है प्रभावित था? रूसो से, आर्नस्टडंट से, हिगेल से या फिर जैकब से? तो ये था हिगेल के, किससे? हिगेल से था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वीना सम्मेलन कब हुआ था? वीना जो सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था? 1815, 1820, 1800 जो है 18 या फिर 1800 जो है 48? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए यानी वीना सम्मेलन कब हुआ था? तो 1815। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वीना सम्मेलन का अध्यक्ष जो था वो कौन था? वीना जब सम्मेलन हुआ तो उसका अध्यक्ष जो था वो कौन था? मेटरनिक था कि नेपोलियन बोनापार्ट या फिर चार्ल्स एडवर्ड या फिर लुई 18वें? तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मेटरनिक। चलिए अब 26 नंबर क्या है कि विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? विलियम प्रथम जो था वो कहाँ का था? इटली का, ऑस्ट्रेलिया का, फरसा का या फिर यूनान का? कहाँ का? या फिर यूनान का? तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी फरसा का विलियम प्रथम जो है शासक था। तो चलिए अब ये देखिए ये क्या कह रहा है कि नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? ये भी कई बार पूछा गया है। तो देखिए इसको याद करने के लिए देखिए यहाँ पे नेपोलियन तो कितना हो गया आप लोग का? ये हो गया 5। तो नेपोलियन में कुल कितने कोड है? तो ये हो जाएगा 5। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? चलिए ऑप्शन ए है ट्रांसपेडन संघ, ऑप्शन बी है सीसेलपाइन संघ या राइन संघ या इनमें से कोई नहीं। तो 28 का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वो हो जाएगा सही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 29 नंबर क्वेश्चन क्या करा सो देखिए कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की? 1801, 1791 या फिर 1789 या फिर 1804? तो 29 का जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वो हो जाएगा सही आंसर 1804। चलिए अब 30 नंबर देखिए मेटरनिक क्या था? आप लोग को पता होगा कि मेटरनिक जो था वो एक घोर प्रतिक्रियावादी था। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि मेटरनिक का पतन किस युग हुआ? मेटरनिक का जो पतन है वो किस वर्ष हुआ था? 1847, 1849, 1848, 1850? तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1848। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेटरनिक कौन था? मेटरनिक जो था वो कौन था? रूस का जार था या ऑस्ट्रेलिया का चांसलर, फ्रांस का सम्राट या फिर फरसा का चांसलर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 32 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ऑस्ट्रेलिया का क्या था? वो चांसलर था। चलिए
अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मेजनी ने सन 1834 में किस संस्था का गठन किया। मेजनी ने 1834 में किस संस्था का गठन किया। यंग यूरोप, विक्योटीन, क्रांति सेना या फिर यंग इटली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 33 का, वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यंग यूरोप। चलिए अब 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मेजनी का संबंध किस गठन से था। मेजनी का जो संबंध था वो किस गठन से था। लाल सेना से, कार्बोनरी से, फिलिक हेटेरिया से या फिर डायट से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, किससे था वो, तो कार्बोनरी से। चलिए आगे बढ़ते हैं 35। अब 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जालवेराइन एक संस्था थी। जालवेराइन जो है एक संस्था थी, किसकी थे। क्रांतिकारियों का, व्यापारियों का, विद्वानों का, पादती मानतों का। तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, व्यापारियों का। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जालवेराइन की संस्था किस राज्य ने की। जालवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की। पर्सा ने, एस्ट्रिया ने, साइड्रिनिया ने या फिर नेपल्स ने। तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी फरसा ने। अगर आप लोग को जो है वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हंगरी की राजधानी कहाँ है। हंगरी का जो राजधानी है वो कहाँ है। बुडापेस्ट, रोम, पेरिस या फिर मास्को। तो 37 का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बुडापेस्ट, कि हंगरी की राजधानी कहाँ है, तो वो है बुडापेस्ट। चलिए अब देखिए हंगरी की जो भाषा है वो क्या थी। हंगरी का जो भाषा बोला जाता था वहाँ पे वो कौन सा भाषा था। फ्रेंच था, पोलिश था या फिर म्यांमार था या फिर इतावली था। तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा म्यांमार, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। चलिए 39 क्या है कि हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। नेपोलियन ने, कोसूद ने, गौरीवाल्डी ने या फिर मेटरनिख ने। तो 39 का ऑप्शन नंबर 20 का कोसूद हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 40 नंबर क्या है कि हनोई समझौता जो है कब हुआ था। 1942, 1943, 1946 या फिर 1944। तो 40 का जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1946 में जो है हनोई समझौता हुई थी। चलिए अब देखिए यहाँ पे है सेडोवा, अच्छा से पढ़िएगा कि सेडोवा यहाँ पे है, सेडोवा यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे क्या है सीडान, क्या है सीडान। चलिए तो देखिए क्या है 41 के सीडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई। यानी सेडोवा का जो युद्ध हुआ था उसमें किसका पराजय हो गया था। फरसा का, सार्डिनिया की, नेपल्स की या फिर एस्ट्रिया का। तो 41 का जो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा कि सैड्रिया की। चलिए अब 42 क्या है कि सेडेवा का युद्ध किनके माध्य हुआ था। सेडेवा का जो युद्ध है वो किसके माध्य हुआ था। रोम, इटली, ऑस्ट्रेलिया, फरसा, चीन, म्यांमार, भारत या फिर पाकिस्तान। तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑस्ट्रेलिया और फरसा के बीच हुई थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 43 के सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था। सीडान का जो युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था। ऑस्ट्रेलिया फरसा के, कि फरसा फ्रांस के, फरसा डेनमार्क के या फिर इटली या फिर रोम के। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी फरसा और फ्रांस के। चलिए 44 नंबर क्या करा है कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। 1890, 1848 में, 1871 में या फिर 1877 में। तो आप लोग को पता होगा कि इटली का जो एकीकरण है, कहा गया यहाँ पे, सॉरी, जर्मनी का एकीकरण जो है वो कब पूरा हुआ, तो 1871 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 45 नंबर क्या है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज्य का जो है निर्माण
किसने किया था? लुई 18वीं, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन या फिर बिस्मार्क। तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए 46, और 46 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किनकी जो है पराजय हुई? यूनान का जो स्वतंत्रता संग्राम है उसमें जो है किनकी जो है पराजय होगी? और रूस की, फ्रांस की, यूनान की या फिर तुर्की की? तो 46 को जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि क्रीमिया युद्ध कब हुआ था? 1840, 1845, 1853 से 54 या फिर 1800 जो है 56? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी क्रीमिया को जो युद्ध हुआ था वो 1853 से 54 ईस्वी में हुआ था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 48 की कार्बो नली की स्थापना कब हुई थी? कार्बो नली की जो है स्थापना था वो कब हुई थी? 1800, 1808, 1805, 1810? तो 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 1810। चलिए अब देखिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है कि काउंट कावूर को विक्टर एमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? समझ गए कि विक्टर एमैनुअल, काउंट कावूर को जो है विक्टर एमैनुअल ने जो है किस पद पर नियुक्त किया? सेनापति, प्रधानमंत्री, फ्रांस का राजदूत या फिर गृह मंत्री? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी प्रधानमंत्री। चलिए तो आज का जो है ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक करके चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी तरह से आप लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ने के लिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं 50 की राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जो जन्म है वो किस घटना से माना जाता है? और इसका जो आंसर है आप लोग को जो है वो कमेंट में बताना है कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। समझ गए? तो चलिए अब मिलते हैं इससे अगले वाले वीडियो में। अगर आप लोग को जो है वीडियो समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर इससे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।